टारगेट 22 दिनों का लड़ाएंगे 170 नंबर के तहत। आज जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स का आज बताने जा रहे सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या है हम बताए थे। यदि दो विभिन्न धातुओं के तारों के दोनों सिरों को अलग अलग जोड़ा जाए तथा जंक्शन के तापों में अंतर रखा जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, यानी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। थॉमसन प्रभाव, अगला थॉमसन प्रभाव है। इसके अनुसार क्या है, यदि किसी तार के छोरों पर ताप को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा तथा दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग की दिशा बदल जाती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला पेल्टियर प्रभाव हम बताए थे। जब विभिन्न धातुओं का ताप युग्म बनाकर उसमें किसी बाहरी स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है तो एक संधि ठंडी तथा दूसरी संधि गर्म हो जाती है, अर्थात एक संधि पर ऊष्मा का अवशोषण तथा दूसरी संधि पर ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। ऑप्टिक्स में प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली दो पृथक पृथक तरंगों के अध्यारोपण से होती है। विवर्तन की घटना एक ही तरंग के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण होती है। व्यतिकरण फ्रिंज प्रायः समान चौड़ाई की होती है। विवर्तन फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती है। सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता समान होती है। इसमें क्या दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता घटती है। अगला देखिए बोहर के परमाणु मॉडल के दोष। ये मॉडल अधिक परमाणु भार वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। पर बोहर के परमाणु मॉडल के पहला दोष है, ये मॉडल अधिक परमाणु भार वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक से अधिक धुंधली रेखाएं दिखाई देती है। अगला आपका क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल का दोष। सिर्फ हम सबका आंसर उपलब्ध करा देते हैं, समझाने में बहुत समय लगेगा। क्लास में हम समझा चुके हैं। पहला देखिए रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, लेकिन आज परमाणु को 3 कणों में विभाजित किया जा चुका। पहला इसका दोष है। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनवरत चक्कर काटता है, लेकिन आज हम चुंबकीय सिद्धांत से जानते हैं कि इस प्रकार का नाभिक कभी भी अस्थायी नहीं रह सकता। अगला जो भी क्वेश्चन है देखिए, सब क्वेश्चन कर लीजिए। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें सीधी अथवा सरल रेखाओं में गमन करती है। कैथोड किरणें हल्के पाद चक्र को घुमाता है। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। तो दो गुण पूछता है, याद कर लीजिए। एक्स किरणों के गुण। एक्स किरणें सरल रेखाओं में गमन करती है। एक्स किरणें मुलायम पदार्थ जैसे गत्ता, लकड़ी इत्यादि को पार कर जाती है। एक्स किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करके काला कर देती है। शक्ति गुणांक ये मैग्नेट चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका
मॉडर्न फिजिक्स का नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या? नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे यूरेनियम के परमाणु, यूरेनियम 235 पर मनगामी न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है। बेरियम न्यूट्रॉन के परमाणु में टूट जाता है और 3 अन्य न्यूट्रॉनों को जन्म देती है तब अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन क्या? वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तथा अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? सब कर लीजिए। किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों से बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा का सूत्र जो होता है क्या? mc², जहाँ डेल्टा m क्या है? द्रव्यमान क्षति है। कर लीजिए सब क्वेश्चन। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों के गुणों में तुलना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इधर गुण दिया हुआ आवेश, अल्फा किरण पर जो आवेश होता है धन आवेश, बीटा किरण पर ऋण आवेश और गामा किरण पर कोई आवेश नहीं अर्थात उदासीन होता है। द्रव्यमान, गुण द्रव्यमान, प्रोटॉन 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। बीटा कण का जो द्रव्यमान है 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये द्रव्यमान, इस पर कोई द्रव्यमान नहीं रहता है। चाल, इस चाल प्रकाश के चाल के 1/10वें भाग, इसका 1/10वें भाग से 1/3 भाग से 1/10वें भाग के बराबर होता है। ये प्रकाश के चाल से चलती है। आयन क्षमता, अल्फा किरण की आयन क्षमता उच्च होती है, इसका कम होती है, इसका बहुत कम होता है। भेदन क्षमता, इसका अल्फा किरण का बहुत कम होता है, इसका कम होता है, इसका बहुत अधिक भेदन क्षमता। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों का। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ये कैथोड की तरफ मुड़ती है, ये एनोड की तरफ मुड़ती है और इस पर विचलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विचलन इसमें नहीं होता है। गतिज ऊर्जा, इसका उच्च होता है, इसका कम होता है, इसका शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक। समस्थानिक किसको कहते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। समझाए सब? संभारिक, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाता है। जैसे में उदाहरण है जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या समान है। श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया क्या है? देखिए, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 235 का नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिकों में टूट जाती है और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है तथा यह अभिक्रिया तब तक चलती है जब तक यूरेनियम का नाभिक पूर्णतः विखंडित न हो जाए। ऐसी क्रिया को श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। डोपिंग या मादन क्या है, सब पढ़ाए हैं। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में बहुत थोड़ी मात्रा त्रिसंयोजी अपद्रव्य या पंचसंयोजी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। इस क्रिया को डोपिंग या मादन कहते हैं। डोपिंग या मादन में 2 प्रकार के चालक प्राप्त होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर, ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या है, सब पता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, इसमें होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं।
इसमें होल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। ये पंच संयोजी अपद्रव्य को मिलाने से बनता है। ये त्रिसंयोजी अपद्रव्य को मिलाने से बनता है। इसमें ऋण आवेश की मात्रा धन आवेश से अधिक होती है। इसमें ऋण आवेश की मात्रा धन आवेश से अधिक होती है। इसमें धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश से अधिक होती है। एन टाइप प्रचालक एन टाइप प्रचालक किसको कहा जाता है बताए। जब शुद्ध जर्मेनियम में सिलिकॉन में बहुत थोड़ी मात्रा पंचसंयोजी अपद्रव्य को मिला देने से क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार बने अर्धचालक को एन टाइप प्रचालक कहते हैं। पी टाइप प्रचालक किसको कहते हैं। जब इसमें त्रिसंयोजी जब शुद्ध जर्मेनियम में सिलिकॉन में बहुत थोड़ी मात्रा त्रिसंयोजी अपद्रव्य को मिला देने से क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप प्रचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए www.com यह वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरों से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करते हैं। ये वेबसाइट प्रदान करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति अपनी सूचना इसमें दे सकता है। बहुत सारे सर्च इंजन जैसे गूगल याहू आदि वेबसाइट का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। फैक्स अनुलिपि या फेक इस्माइल का संक्षिप्त रूप है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दस्तावेजों का स्कैन करता है। इन सिग्नलों को टेलीफोन लाइन द्वारा उसकी मंजिल तक भेज दिए जाते हैं। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात सिग्नलों को फैक्स मशीन द्वारा मूल दस्तावेज की प्रतिकृति में पूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है। सब क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भू तरंग वह तरंग जो भूमि के संपर्क में प्रेषित से अभिग्राही तक संचरण करता है उसे भू तरंग कहते हैं। व्योम तरंग वह तरंग जो प्रेषित से आयन मंडल तथा वापस अभिग्राही तक संचरण करता है उसे व्योम तरंग कहते हैं। आकाश तरंग वह तरंग जो प्रेषित से भू स्थिर उपग्रह तथा वापस अभिग्राही तक संचरण करता है उसे आकाश तरंग कहते हैं। देखिए एनालॉग सिग्नल अनुरूपर सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वोल्टता तथा धारा के सतत विचरण होता है। यह समय के साथ एकल मान फलन है। साइन वेव जिसको ज्यात तरंग हिंदी में ज्यात तरंग कहते हैं एक मूल एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल यह वोल्टता या धारा का संतत विचरण होता है। यह समय के साथ क्रमवार विविक्तर मान प्राप्त कराता है। आयताकार तरंग एक मूल डिजिटल सिग्नल है। कर लीजिए सब क्वेश्चन करते चल जाइए। परीक्षा का समय बहुत कम है अब। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है। लेसर किरणें के दो विशेषता। यह एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश है। लेसर किरणें की विशेषता यह एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश है। यह बिना विचलन के लंबी दूरी तक गमन कर सकता है। दो ही गुण पूछा जाता है। अधिकतर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। टीवी संकेत के प्रेषण को बढ़ाने के लिए दो कारक लिखे। आयाम या आवृत्ति मॉड्यूलन। एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर टीवी प्रेषण को बढ़ाया जा सकता है। मॉड्यूलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड्यूलन क्या है। मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों के प्रेषण के लिए उन्हें उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है। यह तीन प्रकार के होते हैं।
आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन एवं कला मॉडुलन। आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन एवं कला मॉडुलन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताते, क्षैतिज तरंगे ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता है? क्षैतिज तरंगे ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता? क्षैतिज तरंगे क्यों नहीं ध्रुवित किया जा सकता? देखिए, उन तरंगों को हम बताए थे, उन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण के लंबवत है। चूंकि क्षैतिज तरंगे माध्यम के कणों के दोलन संचरण के अनुदिश होता है, अतः क्षैतिज तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। प्रकाशिक तंतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा चुके हैं, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु। आयाम मॉडुलन तथा आवृत्ति मॉडुलन में अंतर। आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन, आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन का परिभाषा भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा चुके, अपना नोटबुक में देख लें। आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन की परिभाषा। आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन, किस कब में अंतर? आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन में अंतर, क्या अंतर है? देखिए, आयाम मॉडुलन में निर्गत सिग्नल शोर बहुत ज़्यादा होता है, आवृत्ति मॉडुलन में निर्गत सिग्नल शोर बहुत कम होता है। इसमें बहुत अधिक श्रव्य शक्ति की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें निर्गत सिग्नल की चैनल की चौड़ाई कम होती है, इसमें निर्गत सिग्नल की चैनल की चौड़ाई आयाम मॉडुलन से 20 गुना होता है। प्रेषित और अभिग्राही उपकरण सरल होता है, इसमें प्रेषित और अभिग्राही उपकरण जटिल तथा महंगा होता है। सब कर ले सब क्वेश्चन। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। जेनल डायोड, जेनल डायोड क्या है? जेनल डायोड क्या है, इसे पूछा जाता है। इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। क्यों जाता है? क्यों? जेनल डायोड का संकेत है, याद रखे इसी प्रकार जेनल डायोड का संकेत होता है। जेनल डायोड है क्या? यह एक विशिष्ट प्रयोजन डायोड है जिसका नाम उनके आविष्कारक जेनर के नाम पर रखा गया है। इसे भंजन क्षेत्र में पारदर्शी बायस में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। वोल्टा नियंत्रक के रूप में कैसे इसका उपयोग किया जाता है? जेनल डायोड वोल्टता नियंत्रक की भांति कार्य करता है। जेनल डायोड वोल्टा नियंत्रक की भांति कार्य करता है। फिगर बना लेंगे कैसे, देख लीजिए, सब समझा चुके हैं आप लोग को। जेनल डायोड वोल्टा नियंत्रक की भांति कार्य करता है। समझाने में समय लगेगा, एक समझाने में 5 से 10 मिनट कम से कम लगेगा, अभी है समय नहीं। यदि इनपुट वोल्टता VI का मान बदलता है तो लोडर बदलता है, तो जेनल डायोड से प्रवाहित धारा का मान बदल जाता है। जेनल डायोड से प्रवाहित धारा का मान बदल जाता है, लेकिन लोडर के आरे इसका मान कांस्टेंट रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। यही कारण है, अतः जेनल डायोड का उपयोग वोल्टा नियंत्रक की भांति किया जाता है। यहाँ लिख लेना, आता जेनल डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक की भांति किया जाता है। मॉडुलन, अगला क्वेश्चन आपका है मॉडुलन। मॉडुलन वह प्रक्रिया है
जिसमें निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों के प्रेषण के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है। विमोडुलन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अभिग्राही द्वारा वाहक तरंगों से सूचना की पुनः प्राप्ति की जा सकती है, विमोडुलन कहलाती है। यह मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मॉडुलन सूचकांक। यह संदेश सिग्नल तथा वाहक सिग्नल के आयाम का अनुपात है। यह संदेश सिग्नल और यह वाहक सिग्नल यह संदेश सिग्नल तथा वाहक सिग्नल के आयाम का अनुपात है। इसका मान 0 से लेकर 1 तक होती है। म्यू के इन मानों के लिए सिग्नल में कोई विकृति नहीं होती। ईकॉम क्या है? इंटरनेट के उपयोग के व्यवहार गतिविधियों को प्रोन्नत करना ईकॉम कहलाता है। क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे चुकाए जाते हैं। वस्तुओं या सेवाएं डाक या कुरियर सेवा द्वारा प्रदान किए जाते हैं। डिस्ट कार्य क्या है? पीएन संधि का उपयोग डिस्ट कार्य के रूप में क्यों किया जाता है? इस प्रश्न जो है, डिस्ट कार्य क्या है? पीएन संधि का उपयोग डिस्ट कार्य के रूप में क्यों किया जाता है? एक अर्ध तरंग डिस्ट कार्य या पूर्ण अर्ध तरंग डिस्ट कार्य की व्याख्या करें। यह जो प्रश्न है फिर से सुन लीजिए। डिस्ट कार्य क्या है? पीएन संधि का उपयोग डिस्ट कार्य के रूप में क्यों किया जाता है? अर्ध तरंग डिस्ट कार्य और पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य की व्याख्या करें। देखिए, वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे डिस्ट कार्य कहते हैं। वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे डिस्ट कार्य कहते हैं। एक पीएन संधि डायोड डिस्ट कार्य के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें एक दिशा में अर्थात पी से एन की ओर एक दिशा में धारा का प्रवाह होता है, लेकिन दूसरी दिशा में धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्रोटॉन तो ठीक और करता है। चलिए, अब अर्ध तरंग डिस्टकारी। देखिए, अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या? ये प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है। अर्ध तरंग क्या? यदि धनात्मक अर्ध तरंग का लिया गया अर्ध तरंग कर एक ही दिशा में, या तो प्लस का या तो माइनस वाला अर्ध तरंग है, तो अर्ध तरंग डिस्टकारी के लिए फिगर दोनों बना ले। चित्र में अर्ध तरंग डिस्टकारी परिपथ दिखाया गया। धनात्मक अर्ध चक्रीय के लिए डायोड अग्रदिशिक बायस होता है, अतः इसके द्वारा चालन होता है, इसके द्वारा धारा का चालन होता है। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए डायोड पार्श्व दिशिक बायस होता है, अतः यह धारा का चालन नहीं करता है। अतः लोड से स्पंद डिस्टकारी पूर्ण तरंग दिष्ट धारा का प्रवाह होता है। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए डायोड पार्श्व दिशिक बायस होता है, अतः यह चालन नहीं करता है। अतः लोड से स्पंदमान दिष्ट धारा प्रवाह होता है। दिष्ट धारा एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी प्रत्यावर्ती धारा दो दिशाओं में चलती है, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्ण तरंग डिस्टकारी धनात्मक को भी एक दिशा में बदलना और ऋणात्मक को भी एक ही दिशा में इसको बदलना प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है। चित्र बना ले, दोनों चित्र है ना, समझा चुके हैं कैसे करना है। चित्र में पूर्ण तरंग डिस्टकारी परिपथ दिखाया गया है। धनात्मक अर्ध चक्र के लिए D1 धारा का चालन करता है पर D2 चालन नहीं करता है। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए D2 चालन करता है पर D1 चालन नहीं करता। अतः लोड से स्पंदमान दिष्ट धारा प्रवाह होता है। ये पूर्ण तरंग डिस्टकारी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, लेड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड की पीएन संधि डायोड है।
पी एन संधि डायोड है। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम हुआ लाइट इमिटिंग डायोड। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट इमिटिंग डायोड का संक्षिप्त रूप है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। संधि के निकट इलेक्ट्रॉन तथा होलों के मिलने के कारण दृश्य परास में ऊर्जा मुक्त होती है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से लेड का निर्माण होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से लेड का निर्माण होता है। इसका उपयोग अलार्म, कैलकुलेटर, है ना, इंडिकेटर लाइट में होता है। इंडिकेटर लाइट में होता है। डायोड, फोटो डायोड, ये भी पीएन संधि डायोड है। ये भी पीएन संधि डायोड है। यह एक विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है जो पारदर्शिक बायस में कार्य करता है। जब ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश फोटोन पीएन संधि पर पड़ते हैं तो संधि की चालकता बढ़ जाती है। इसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों के सूचन के लिए प्रकाश संसूचक की भांति किया जाता है। सौर सेल, यह भी पीएन संधि डायोड है। सौर सेल, यह एक पीएन संधि डायोड है जो सौर विकिरण के आपतित होने पर विद्युत ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल का निर्माण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है: चलन, पृथक्करण तथा संग्रहण। जब बाहरी लोड को जोड़ा जाता है तो लोड से एक प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। उपयोग सौर सेल, इसका उपयोग सौर सेल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? वह तरंगे जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करते हैं। वह तरंगे जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करते हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल c बराबर 1/√μ0 होती है, जहाँ μ0 निर्वात की पारगम्यता, ε0 निर्वात का परावैद्युतांक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण: इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, इसीलिए इसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा के हमेशा ही लंबवत होती है। यह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबाहुली तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबाहुली तरंगे कुछ निश्चित शर्तों के अधीन गतिमान कण तरंग जैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इन तरंगों को द्विबाहुली तरंगे कहते हैं। कुछ निश्चित शर्तों के अधीन गतिमान कण तरंग जैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इन तरंगों को द्विबाहुली तरंगे कहा जाता है। द्विबाहुली तरंग के लिए व्यंजक लैम्डा बराबर h/p, h यहाँ p संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग लिख भी दिया गया, जहाँ p बराबर mv कण का संवेग है, h प्लांक का नियतांक है। अब द्विबाहुली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, इसके लिए क्या माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। द्विबाहुली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, इसको प्रश्न कैसे पूछा जाता है लिख दिए। माना कि m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग। कैसे पूछा जाएगा तो सिद्ध करें कि द्विबाहुली का तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/√2mE। तो उधर पहले ले लिए m बराबर मान लिए m बराबर माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग p बराबर mv समीकरण फर्स्ट, तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर होता 12 mv के स्क्वायर।
अब यहाँ क्या किए, एम से ऊपर भी गुना कर दिए, एम से नीचे भी गुना कर दिए, एम एम कटेगा तो फिर उतने बच जाएगा, तो इसीलिए एम से ऊपर भी गुना कर दिए, एम से नीचे भी गुना कर दिए। तो ई बराबर एम भी की दोनों पर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एम भी के स्क्वायर बटे 2m। तो ई बराबर एम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कण का संवेग, तो पी के स्क्वायर, संवेग को पी से, तो पी के स्क्वायर बटे 2m। अब बाय क्रॉस कर लेंगे तो पी के स्क्वायर बराबर 2m ही, तो पी बराबर स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अतः डी बराबरी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच बटे पी, और पी का मान यहाँ निकाले √2m ही, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु की सतह पर होती है क्यों? तपायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया धातु की सतह पर ही होती है क्यों? देखिए तो किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात धातु का कार्यफलन कम होता है। अतः यही कारण है, अतः तपायनिक उत्सर्जन आसानी से हो सकता है। धातु की सतह पर धात्विक ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर कार्यफलन को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड, अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं तथा इसकी ऊर्जा कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में भाग नहीं लेता है। चालन बैंड सब पढ़े हैं। चालन बैंड में चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तथा इसकी ऊर्जा अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में भाग लेती है। रेडियो सक्रियता, क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है। रेडियो सक्रियता से आप क्या समझते हैं? अल्फा बीटा एवं गामा किरणों के गुणों में अंतर स्पष्ट करें। तो अल्फा बीटा गामा किरणों के गुणों में अंतर पहले लिख दिए नोट्स में। तो रेडियो सक्रियता है क्या? किसी परमाणु के नाभिक के टूटने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अर्धआयु क्या? जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उस समय को अर्धआयु कहते हैं। टी हाफ बराबर 0.693 बटे लेमडा। अर्धआयु का मान इतना होता है जहाँ लेमडा 6 नियतांक है। औसत आयु 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। औसत आयु एवं अर्धआयु में संबंध कितना होता है? टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी, ये याद रखें। अर्धआयु औसत आयु में संबंध क्या होता है? अर्थात ये अर्धआयु है, अर्धआयु बराबर 0.693 गुना औसत आयु। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बेस बैंड, बैंड चौड़ाई, फेडिंग। बेस बैंड किसको कहते हैं? मॉड्यूलन से पहले मूल निम्न आवृत्ति के सिग्नल को बेस बैंड कहते हैं। मॉड्यूलन से पहले मूल निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नल को बेस बैंड कहते हैं। बैंड चौड़ाई, किसी सिग्नल के आवृत्ति प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। आवृत्ति प्रास है, किसी सिग्नल के आवृत्ति प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। जैसे वाक सिग्नल के लिए आवृत्ति प्रास 300 Hz से 3100 Hz तक होती है। फेडिंग, ऊंचाई तथा घनत्व में अंतर के चलते सिग्नल का अल्प समय के लिए गायब हो जाना फेडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, देहली आवृत्ति, कार्यफलन और निरोधी विभव। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है देहली आवृत्ति कहलाता है। देहली आवृत्ति और कार्यफलन होते प्लंकन। कार्यफलन, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन बाय H V0
AC बटे लेमडा जीरो। निरोधी विभव, निरोध विभव ऋणात्मक एनोड विभव का वह न्यूनतम परिमाण है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कौन अधिक प्रभावी होता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कौन अधिक प्रभावी होता है? विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होता है ई इंटू ई, छोटी इंटू ई, तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ई भी लॉरेंज के बल से V क्रॉस B होता है। चूंकि अब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। चुंबकीय इतने करना, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, इतने दूरी तक कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब पीएन संधि को अग्रदिशिक बायस किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब पीएन संधि को अग्रदिशिक बायस किया जाता है? देखिए, जब पीएन संधि अग्रदिशिक बायस होता है तो संधि पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा रोधिका क्षेत्र के विपरीत होता है। अतः संधि पर परिणामी क्षेत्र का मान घट जाता है, हराशी क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है और विसंधा धारा का मान बढ़ जाता है। समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी कभी फोकस दूरी को बढ़ा लेती है तो वह अपनी कभी फोकस दूरी को घटा लेती है, समंजन क्षमता कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बन डेटिंग, हाल के लिए VVI कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग है क्या? वायुमंडल में कार्बन 12 एवं रेडियो सक्रिय कार्बन 14 का अनुपात या मात्रा 12:1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा ग्रहण होते हैं और सभी जीव पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, अतः पौधे एवं जीवों में इसकी मात्रा उसी अनुपात में रहता है। मृत्यु के पश्चात साधारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन रेडियो सक्रिय कार्बन की मात्रा विघटित होती रहती है। अतः इसके अनुपात को ज्ञात करके किसी मृत जीव या पौधे की आयु शुद्धता से ज्ञात की जाती है। इस प्रक्रिया को कार्बन डेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुग्रहिता कम होती है क्या? पता मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। ऐसे भी पूछा जाता है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? नैज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर, इसको नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक का परिभाषा भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा कि पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अवद्रव को मिलाने से पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बनता है। नैज अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह संयोजक बंधन टूटने के कारण होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की गति तथा पी टाइप अर्धचालक में होलों की गति के कारण धारा प्रवाह होता है। रेडवर्ड का नियतांक उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, 1/λ बराबर RZ के स्क्वायर 1/N1 के स्क्वायर माइनस 1/N2 के स्क्वायर, जहाँ R बराबर 1.09973 × 10⁻⁷ प्रति मीटर होता है।
जहाँ आर का मान इतना होता है। ये कौन दिए थे? रेडवर्ग। इसीलिए इसी नियतांक को रेडवर्ग का नियतांक कह देते हैं। इसी नियतांक को रेडवर्ग का नियतांक, ये आर के जो वैल्यू है, इसी नियतांक को रेडवर्ग का नियतांक कहा जाता है। अगला अगला जो क्वेश्चन है, चालक तार गर्म हो जाता है क्यों? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। हो जाता है क्यों? क्यों हो जाता है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करने लगता है, जिसके कारण यहाँ विद्युत ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, जिसके कारण चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में बताए थे हम, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पी बराबर कार्य, जूल के नियम से निकालें, आई स्क्वायर आर टी बटे टी, टी कट जाएगा तो आई स्क्वायर आर, लेकिन आई बराबर होता है भी बटे आर, तो यहाँ आई का मान रखेंगे, आई स्क्वायर है तो यहाँ भी के स्क्वायर, आर के स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो भी के स्क्वायर बटे आर। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। पृथ्वी एक चुंबकीय गोला की तरह व्यवहार करता है। पृथ्वी एक चुंबकीय गोला की तरह व्यवहार करता है क्यों? इसका क्वेश्चन, पृथ्वी एक चुंबकीय गोला की तरह व्यवहार करता है क्यों? क्यों? हाँ, तो पृथ्वी एक चुंबकीय गोला की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय गोला का व्यवहार ऐसा है मानो इसके केंद्र पर एक क्षण चुंबक रखा हो। इस क्षण चुंबक का अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से 17.5 डिग्री का कोण बनाता है। यदि गोले का चुंबकीय आघूर्ण m हो और त्रिज्या r हो तो लेम्डा अक्षांतर पर चुंबकीय अक्ष ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटक याद कर लीजिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। यदि नमन कोण डेल्टा हो तो टेन डेल्टा बराबर v बटे h, ये बराबर 2 10 लेम्डा डेल्टा है। 10 डेल्टा और v बटे h 2 10 लेम्डा। स्थान बदलने पर लेम्डा बदलेगी अतः नमन कोण भी बदलता है। विघटन नियतांक या क्षय नियतांक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, किसी पदार्थ का विघटन नियतांक उस समय के बराबर है। किसी पदार्थ का विघटन नियतांक उस समय के बराबर है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक संख्या की 1/e गुना रह जाती है। 1/e गुना रह जाती है। आयाम अधिमिश्रण क्या है? आयाम अधिमिश्रण क्या है? या आयाम मॉड्यूलन जिसको कहते हैं, मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन पता है। रेडियो तरंगों के आयामों को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन करने की प्रक्रिया को आयाम मॉड्यूलन कहा जाता है। अल्फा परिकिरण के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। अल्फा परिकिरण के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु
मॉडल, परमाणु मॉडल तो पढ़े हैं। जब सोने रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का आघात स्वर्ण के पतले पत्थर पर कराया था, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण के पतले पत्थर को पार कर जाती है। कुछ अल्फा कण बड़े कोनों से विचलित होता है तो कुछ अल्फा कण छोटे कोनों से विचलित होता है। इसी आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु से संबंधित अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। इसका जो परमाणु मॉडल है, पहला मॉडल क्या था उसका? पहला मॉडल, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इतना क्वेश्चन कर ले मॉडर्न फिजिक्स का।